तो आज हम फिर से आपको सिखाने वाले हैं जो हमारा बेसिक है पोलिनोमियल्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, जो टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल्स, उसको देख के वो है हमारा व्हाट इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल का मतलब होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि बना होता है किससे, वेरिएबल से, कांस्टेंट टर्म से एंड एक्सपोनेंट से। अब वेरिएबल क्या है, अब यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3x - 5। तो यहाँ पे जो हमारा 2x² है, इसके अंदर जो हमारा x है वो क्या है, एक वेरिएबल है। और जो हमारा 2 है वो x² का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब जो साथ लगा हो, यानी कि जिसकी मल्टीप्लाई हो रखी हो किसी वेरिएबल के साथ, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2x² का मतलब है 2 मल्टीप्लाई में x²। अब बात आती है कांस्टेंट टर्म की। कोई भी जो नंबर होता है विदाउट वेरिएबल उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे हमारा यहाँ पे 5 जो है वो विदाउट वेरिएबल है, इट मीन्स 5 हमारा कांस्टेंट है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की। जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, सेकंड हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अब पहले हम आपको डिग्री बता देते हैं, डिग्री क्या होता है। तो जो हमारा डिग्री होता है वो क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही पोलिनोमियल है जो हमारे यहाँ पे गिवन है, इसकी अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूँ, हाईएस्ट पावर, अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही हम पावर बोलते हैं। तो पावर देखो यहाँ पे हमारी जो हमारी वेरिएबल है, यानी कि x की पावर एक तो 2 है हमारी यहाँ पे, एक x की पावर 1 है। देखो 1 के साथ हमारा 3 कोफिशिएंट है, स्केयर के साथ हमारा 2 है। इट मीन्स इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी होगी हमारे पास, 2। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस टाइप का है। अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये एग्जाम्पल गिवन है ये किसका है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होता है। अब बात आती है लीनियर पोलिनोमियल की। सबसे पहले हम जीरो पोलिनोमियल को करेंगे, यानी कि जहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे x की पावर 0। तो यहाँ पे ये जो है ये हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे 0 जो है वो डिफाइंड नहीं है ना। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल अगर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है x + 2 का, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा ये और इसकी हाईएस्ट पावर देखो भाई क्या है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। अब बात आती है क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक आपको पता ही होगा, अगर डिग्री 2 है तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ना, x² + 3x + 1। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट पावर है x की 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, कुछ भी नहीं लिखा होता है, जो वो x की जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 हो गई तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है तो उसको हम क्यूबिक बोल देते हैं। तो इसी तरीके से आप जितनी भी पावर होगी उसी तरीके से हम बोल दे सकते हैं कि हमारा इस टाइप का पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे हमारे 9th और 10th क्लास में क्यूबिक पोलिनोमियल तक लगभग हमसे पूछा जाता है, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कहीं तक भी ले जा सकती हैं। ठीक है, अब बात आती है इम्पोर्टेंट टर्म्स की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि टर्म्स जो है वो सेपरेटेड होते हैं प्लस या माइनस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2x, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो जब दो टर्म्स होंगी, अब यहाँ पे भी ऐसे आप सोच रहे हो मैडम दो टर्म्स तो यहाँ भी एक 2 है एक x है। नहीं भाई, टर्म्स का मतलब है कि जो प्लस या माइनस है सेपरेट हो रखी हूँ। ठीक है,
तो उनको हम टर्म्स काउंट करेंगे। ये हमारी 1 टर्म है, इसका मतलब ये हमारी 2 टर्म होगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट का क्या मतलब है। तो कोफिशिएंट आपको पता ही है, कोफिशिएंट के अंदर क्या होता है हमारा कि जो भी वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x 3x², तो यहाँ पे ये x हमारा वेरिएबल है, इसके साथ 2 है, 2 की मल्टीप्लाई है, ये 2 मल्टीप्लाई में x, तो 2 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, x हमारा वेरिएबल हो गया। यानी कि वेरिएबल के साथ जिसकी मल्टीप्लाई है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कॉन्स्टेंट टर्म के बारे में हमने बात ही किया था, है ना। ऐसे टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ऐसे टर्म जिसके अंदर जो कि हमारा विदाउट वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं दोबारा से बताऊं, जैसे 2x + 5, 5 के बाद में कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन जो 5 है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है। चलो अब देख लेते हैं हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल, सबसे पहली बात। अब उसको जीरोज क्यों बोलते हैं, देखो भाई, जीरोज और सॉल्यूशन, तो वो हमारा होता है कि अगर हम उसको जो हमारा x होता है, जो वेरिएबल होता है, उसकी जगह अगर हम उस वैल्यू को पुट करते हैं तो जो हमारा पोलिनोमियल है ना वो जीरो हो जाता है। इसलिए हम उसको जीरोज के नाम से बोलते हैं कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, यहाँ पे एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पे मान लो मेरे पास है 2x + 3, तो यहाँ पे मैंने देखो 2x = क्या हो गया, -3, और यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो क्या होगी, -3/2। अगर मैं ये जो वैल्यू आई मेरी x की -3/2, अगर इसके अंदर पुट कर देती हूँ तो मेरी जो पोलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। देखो भाई, अब x की जगह में पुट करना है -3/2, देखो 2 मल्टीप्लाई में -3/2 और प्लस में 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 क्या हो गया, 0। तो इसीलिए यानी कि ये जो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको पुट करने से हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो -3/2 जो है वो जीरोज है किस इक्वेशन का, किस पोलिनोमियल का, सॉरी, 2x + 3 का। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम आगे कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे हम कि अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, अगर हमारे पास मान लो ग्राफ दे रखा हो और पूछा जाए ग्राफ को देख के कि बताइए कि इसमें कितने जीरोज हैं, हाउ मैनी जीरोज इन द गिवन पोलिनोमियल, तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी वो लाइन काटेगी, यानी कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बनी हुई लाइन एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटती है वही हमारे सॉल्यूशन यानी कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होते हैं, ओनली एक्स एक्सिस पे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। कई बार हम ये सोचते हैं जहाँ पे काट दिया वहीं पे, लेकिन वाई एक्सिस को काउंट नहीं करना है। एक्स एक्सिस पे जितनी बार उस लाइन को या पैराबोला ने जितनी बार एक्स एक्सिस पे काटा है वही उतने ही हमारे सॉल्यूशन होते हैं किसी भी गिवन पोलिनोमियल के। अब बात आता है ग्राफ की कुछ बेसिक आपको बताएं कि अगर मान लो ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन है तो उसका क्या मतलब है कि वो किस इक्वेशन से कैसे पोलिनोमियल से आया है वो। तो देखो भाई, अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर ये ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ये अलग अलग लाइन है, यानी कि ऐसे स्ट्रेट भी हो सकती हैं, तो वो हमारी लीनियर पोलिनोमियल से बनी होती हैं। और अगर हमारी बनी हो वही पैराबोला शेप की, यानी कि या तो ये या तो हमारी शेप बनी हो ये, या फिर बनी हो ये, ठीक है, तो वो हमारे आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। और जीरोज हम कितने जीरो हो जाएंगे किसी भी यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे किसी भी गिवन पोलिनोमियल के, वो डिपेंड करेंगे कि उस पैराबोला ने कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया है या टच किया है। अब अगर हम बात करें कि किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं,
तो किसी भी पोलोनोमियल के जीरोज जो हैं उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर n डिग्री है, अगर हमने लिख दी है यहाँ पे x की पावर 1, तो यहाँ पे 1 हो सकता है लगभग, या तो 1 होगा या लेस देन 1 होंगे। अगर हमारे पास x की पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है उसमें, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कम से कम 2 और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मिनिमम जितनी भी हमारी डिग्री होती है मिनिमम उतने सॉल्यूशन यानी कि उतने जीरो तो होते ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमम की बात हो रही है। अब बात आता है पोलिनोमियल के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से हम सोल्व करते हैं। तो उसकी अलग अलग मेथड्स हैं। आप बाय द ग्राफ भी इसको सोल्व कर सकते हो, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक रिमाइंडर थ्योरम होती है उससे भी। लेकिन अब जो बेसिक डिटेल हम है उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और विद क्वेश्चंस के साथ। आई होप जितना बेसिक आज हमने आपको करवाया ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और MCQ फॉर्म क्वेश्चन के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना ही आप क्वेश्चंस, चाहे आपका वो MCQ की फॉर्म में हो, चाहे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।